हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं ब्रजेश आनंद और हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू फर्स्ट चैप्टर का, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, डैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो भी थ्योरी पढ़े हैं और शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको साथ में लेके बैठिएगा। अगर फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ज़रा देखेंगे आप। अगर आपको दिख रहा हो तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं जी, पूरा दिखाई देगा अच्छा से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कलर कौन सा रखा जाए ज़्यादा बेस्ट रहेगा? येलो। देखते हैं, येलो रख के। अ बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज्ड बाई। एक बॉडी निगेटिवली चार्ज कैसे होगा? अगर उसकी बात करते हैं तो उसके लिए हम जानते हैं पहले से कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लेता है, इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये क्या होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। अगर कोई दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो आप कहेंगे कि अच्छा सर ऐसा है तो क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सर कैसे फर्स्ट होगा? सर इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सर गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट, अर्थात किसी बॉडी को अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, नहीं, इसमें अगर कुछ इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। हमसे पूछा है निगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। गिविंग सम प्रोटॉन्स टू इट, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स फ्रॉम इट, न्यूट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है। या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियॉन्स है और वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इसका ट्रांसफर नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बताना है जी। चलिए एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कैसे निकलेगा? तो आपको फॉर्मूला याद होगा। क्या है फॉर्मूला? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकाले तो डिवाइड में है, इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई में होगा। तो 1/4 पाई F, इसको आने के बाद मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में होगा, इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सर Q1 Q2 का क्या होगा? कूलम्ब स्क्वायर बाई फोर्स का क्या होगा? न्यूटन, और आर जो है वो सेपरेशन है तो इसका एसेंट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा जी इसका ऑप्शन? सर कूलम्ब पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। काफ़ी आसान है। एक का ए हो गया, दो का क्या हो गया? सी हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस। तीसरा में पूछ रहा है कौन सा फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चे गलती कर बैठते हैं। क्या गलती कर देते हैं जी? यहाँ पूछा है नहीं है प्रॉपर्टी, वो देखेंगे पहला ऑप्शन मार के आगे बढ़ जाएंगे, जो कि गलत तरीका है। क्या है? गलत है। क्वेश्चन में क्या होगा कि जैसे हम लोग हाईलाइटर रखते हैं ना अपने नोट्स के लिए, हाईलाइट करते रहते हैं, वैसे ही आपको क्वेश्चन में क्या करना है? ये नॉट हाईलाइट कर लेना है ताकि आपको ध्यान रहे कि हमको नॉट खोजना है, कौन नहीं है। चलिए बात करते हैं। फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी अगर याद हो तो वो कंटिन्यूअस कर्व होता है, ये बीच में कहीं ब्रेक नहीं करता है। तो ये क्या है? स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट सही है, हमको तो नॉट चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है।
टू फील्ड लाइंस कैनॉट क्रॉस ईच अदर। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अब नहीं करते हैं तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमारा ऑप्शन क्या है, गलत, क्योंकि हमको नॉट खोजना है। जो प्रॉपर्टी नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये भी बात सही है कि लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और कहाँ जाता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, एंड करता है, टर्मिनेट करता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमारा आंसर नहीं होगा। दे फॉर्म क्लोज लूप, ना 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 ना, यही गलत है जी। प्लस क्यू से चलेगा, माइनस क्यू को जाएगा, सर ये लूप नहीं बनाएगा। क्यों लूप नहीं बनाएगा सर? ये लौट के, लूप मतलब क्या होता है, जहाँ से चले हैं लौट के वहीं आ जाए। अब ये वापस नहीं आ सकता है। क्यों वापस नहीं आएगा सर? क्योंकि पॉजिटिव से सिर्फ निकलता है, ठीक है। बाकी थ्योरी में हम देखे हैं कि क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है और क्यों लूप फॉर्म नहीं करता है। इसमें इन्होंने क्या कहा कि दे फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है, तो स्टेटमेंट गलत है। हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिएगा पांचवा, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर। गॉस लॉ किसके किसके लिए वैलिड होता है? तो बाबू अगर हम आपसे बात करें तो एनी क्लोज सरफेस, हाँ किसी भी क्लोज सरफेस के लिए होता है। आंसर यही हो गया। रेगुलर नहीं होता, किसी के लिए है। हम लोग रेगुलर इसलिए लेते हैं कि उसका कैलकुलेशन आसान होगा, सबके लिए होता है। सी एनी ओपन सरफेस कर रहा है, किसी ओपन सरफेस के लिए नहीं, ऐसा नहीं है क्लोज सरफेस के लिए। ओनली इरेगुलर ओपन सरफेस, नहीं ओपन सरफेस के लिए तो होता ही नहीं है, सिर्फ किसके लिए होता है? क्लोज सरफेस के लिए होता है, ठीक है। तो 4 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए होगा। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। पांचवा देखिएगा, कह रहा है द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्ज, ए और बी 2 चार्ज है जो कि फिगर में दिया हुआ है। बोल रहा है इसमें क्या संबंध होगा। तो इतना तो पता है कि सर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, मतलब ए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सर बी पे टर्मिनेट हो रहा है, मतलब बी क्या होगा? निगेटिव होगा सर। और देखो अगर ध्यान से तो ए से ज़्यादा लाइंस निकल रहा है, बी में कम लाइंस टर्मिनेट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए का मैग्नीट्यूड जो है वो बी के मैग्नीट्यूड से क्या होगा? बड़ा होगा। जहाँ लाइंस ज़्यादा होगा जिसमें, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, जिसमें लाइंस कम होगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो सर ए का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बी के मैग्नीट्यूड से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? चारों में देख लीजिए, हमें तो दिख रहा है कि ऑप्शन ए होगा। 5 का कौन सा होगा? ए होगा। चलिए 6 नंबर, आप चाहें, देखिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें तो क्या कीजिए, हमारा वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, ऑप्शन लिखिए, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखिए कि आपका आंसर क्या है, हमसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए कर रहा है 6 नंबर। क्या है 6 नंबर में? When air is replaced by medium of dielectric constant K, the force of attraction between charges separated by a distance R क्या होगा? तो हम ये जानते हैं कि सर अगर 2 चार्ज है, Q1 है और कौन है? Q2 है, तो इसके बीच फोर्स कितना लगता है जी? K Q1 Q2 बाई R², यही लगता है ना। थोड़ा इसको पतला कर लिया जाए, काफ़ी मोटा है। आप बताइए, तो अगर इसके कब ये है? जब इसमें एयर है। क्या है जी? एयर। अगर एयर ना हो तो क्या होगा? F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R²। ये तो एयर वाला है, और ये देखिए ये स्मॉल k है और ये कैपिटल K है, तो K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। पहले इतना था और K टाइम्स क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन ये होगा। इस क्वेश्चन को समझिए, पहले 2 चार्ज के बीच में क्या था? एयर था, तो फोर्स F था। कितना था? F। अगर उसके बीच में कोई मीडियम भर दें हम, जिसका डाइलेक्ट्रिक
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो उसका फोर्स क्या होगा, K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। हमने ये बात कहा, तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा, A होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 7 का। देखते हैं 7 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। ये बोला है बुआ, क्या बोला है जी, अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज बॉट नियर अ आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाय। जानते हो पहले हमारे पास एक स्फीयर था और वो आइसोलेटेड है, मतलब चार्ज नहीं है, ऐसे रखा हुआ है। अगर कोई प्लस चार्ज आप लाओगे तो क्या होगा इसमें धन, सर इसमें प्लस है तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा इस साइड में, इधर माइनस आएगा तो इधर क्या होगा, प्लस होगा। सर प्लस क्यू से चार्ज क्या होगा, जनरेट होगा, और कहाँ टर्मिनेट होगा, सर माइनस क्यू में। तो प्लस क्यू से देखिए यहाँ से निकल रहा है और कहाँ जा रहा है, माइनस क्यू, क्योंकि ये माइनस होगा ना, प्लस है तो माइनस को अट्रैक्ट करेगा और प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो देखिए यहाँ से निकला, यहाँ टर्मिनेट किया, फिर प्लस से निकला और जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, चाहे कहीं भी। इसमें अच्छा एक चीज़ और, यहाँ से कहोगे कि सर यहाँ भी तो हो रहा है, हमने आपको बताया था, चाहे आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ जो सरफेस होगा ना उसके परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं आ रहे हैं सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, अगर यहाँ प्लस है तो सर यहाँ पे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, सर इसमें आएंगे नहीं, टर्मिनेट नहीं करेंगे, इसीलिए दूसरा ऑप्शन क्या होगा, गलत। ऑप्शन सही कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। क्यों होगा, सर अगर कोई प्लस चार्ज आएगा तो माइनस को अट्रैक्ट करेगा, प्लस को रिपेल करेगा। सर यहाँ माइनस है तो टर्मिनेट करेगा, प्लस है तो क्या होगा, ओरिजिनेट होगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जब ओरिजिनेट होगा तो भी परपेंडिकुलरली होगा सरफेस के, और जब टर्मिनेट होगा तो भी क्या होगा, परपेंडिकुलरली होगा। इतना आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो अच्छा हमसे पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमने फर्स्ट बता दिया ना, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्या बोला है जी, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, 4 गो सरफेस आपको दिया हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है। और कह रहा है कि बताइए किसमें फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उसमें क्या रिलेशन होगा, ज़्यादा होगा कम होगा। हम जानते हैं फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है जी, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी प्लस क्यू है, इसमें भी प्लस क्यू है, इसमें भी प्लस क्यू है, इसमें भी प्लस क्यू है। सरफेस क्लोज होना चाहिए, बाकी हम सिर्फ अंदर का चार्ज देखेंगे। सब में चार्ज क्या है, सेम है। सर एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ना, तो सब सेम है तो फ्लक्स भी क्या होगा, सेम होगा। अगर चार्ज अलग होगा तभी फ्लक्स अलग होगा, अगर चार्ज सब में सेम है तो सर फ्लक्स भी क्या होगा, सेम होगा। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट। 9 नंबर क्या बोल रहा है जी, 9 नंबर, अ हेमीस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली। एक हेमीस्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया गया। ओके, बनाते हैं हेमीस्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया गया है इसको, तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज हो गया। बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन अ डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। चलिए बात करते हैं डायमीटर, सेंटर से बोला है कि यहाँ पे, ये भी तो एक डायमीटर होगा ना, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, ये बेस का डायमीटर है।
चलो बाबू बात करते हैं। ये देखिए, इसके चलते प्लस के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इसके चलते कहाँ होगा, इधर होगा। अब इसका दो गो कंपोनेंट होगा, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ई कॉस थीटा। ये क्या होगा जी, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये कितना होगा, ई कॉस थीटा। और इधर क्या आएगा, इसका कंपोनेंट आएगा ई साइन थीटा, प्लस इसका भी कंपोनेंट आएगा ई साइन थीटा। सर ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ना, तो सिर्फ नेट किधर आएगा, इधर आएगा सर। नेट किधर आएगा, इधर, जो कि डायमीटर के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। एक तो बाई कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं। सेकेंड, अगर आप कहेंगे कि सर ऐसे हमको समझ में नहीं आ रहा, हम बोलेंगे कोई बात नहीं, थोड़ा सा फीलिंग तो होगा आपके अंदर, फील कीजिएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे, तो इस पॉजिटिव के चलते जितना होगा इस पॉजिटिव के चलते उतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अलग होगा। तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ना, एक कंपोनेंट। अब इधर से भी धक्का दे रहे हैं, इधर से भी धक्का दे रहे हैं, तो जाएगा कहाँ, इधर जाएगा। अरे बोलो, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि सर परपेंडिकुलर होगा किसके, डायमीटर के। ऑप्शन ए, ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सर फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पी इज प्लेस्ड। कह रहा है कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और उसमें एक डाइपोल रखा गया है जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल पी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे दिया गया जो स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा करेक्ट है, ये हमको बताना है। हाँ, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा, देखिए अगर यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड कहता, क्या कहता, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उस केस में डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो होता है। नेट फोर्स कितना होता है, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है सर, क्योंकि उस केस में बच्चा लोग यहाँ देखो, ये प्लस क्यू है अगर, तो ये क्या होगा, माइनस क्यू होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और F इजिकल्स टू कितना होता है, Q इंटू ई होता है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कहाँ, पॉजिटिव पे, तो ये F लगेगा। और माइनस निगेटिव पे कहाँ लगेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट में लगेगा, तो इधर F लगेगा। धन ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, मतलब हर पॉइंट पे सेम होगा तब। यहाँ पे सेम नहीं है, पता नहीं आपको उसमें कैसा दिख रहा है, लेकिन हम आपको बताते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा है, टेढ़ा लाइन है, सीधा लाइन नहीं है। और हम ये जानते हैं कि जहाँ पे लाइन डेंसिटी ज़्यादा होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है। लाइन डेंसिटी ज़्यादा का मतलब क्या हुआ कि सर जहाँ पे लाइंस नज़दीक होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। जहाँ पे लाइंस दूर होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। ऐसा होता है। ओके, अब बात करते हैं कि अब क्या होगा तब। सर यहाँ पे माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो उसके अपोजिट में लगेगा। कहाँ लगेगा जी, अपोजिट में। इधर फोर्स लगेगा क्या, F1। F1 इजिकल्स टू क्या होगा, Q इंटू E1। और प्लस Q पे कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। क्या होगा धन, Q इंटू E2। सर इसमें E1 और E2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखो E1 जो होगा ना बाबू वो बड़ा होगा E2 से। कहोगे सर कैसे बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा पास पास है और इधर जा रहे हैं तो दूर हो रहा है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पास है वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, जहाँ दूर है वहाँ क्या होगा, कम होगा। इसीलिए बाबू क्या होगा, E1 जो होगा वो E2 से बड़ा होगा। ओके, अब ऑप्शन देखते हैं। द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। नहीं, ये तो गलत है। फोर्स जब यूनिफॉर्म होता तो एक्सपीरियंस नहीं करता।
द डाइपोल विल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स टुवर्ड्स राइट, नहीं इवन ज़्यादा है तो इधर फोर्स क्या होगा, लेफ्ट में ज़्यादा होगा, राइट में कम होगा, तो ये गलत हो गया। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, ऑप्शन सी सही होगा। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अपवर्ड, अपवर्ड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। 10 का कौन सा होगा, सी हो जाएगा, सिंपल। चलिए आगे बात करते हैं 11 नंबर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, पॉज करके बनाइए, देखिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ एक चीज़ और, अगर आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि थ्योरी आपने अच्छा से नहीं पढ़ा है, तो आप कमेंट करें। जब बहुत ज़्यादा कमेंट आएगा कि बच्चों को थ्योरी की आवश्यकता है, तो हम थ्योरी भी ऑनलाइन करा देंगे और हम पॉइंट वाइज पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों को क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी सहूलियत होती है। अगर आपका कमेंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो हम ज़रूर बनाएंगे। हम ऑनलाइन सारा लेक्चर पार्ट बाय पार्ट आपको पढ़ा देंगे। चलिए 11 नंबर कह रहा है, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी फ्रॉम आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट, ओके, द फील्ड एट पॉइंट पी ऑन अदर साइड ऑफ प्लेन इज, ओके। देखिए इसका सिचुएशन क्या है कि एक आइसोलेटेड प्लेन है, मतलब पहले चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे इस साइड में, किसी एक साइड में, इस साइड में प्लस क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं, प्लस क्यू लेके आ रहे हैं। तो जैसे प्लस क्यू आएगा तो इधर किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस को अट्रैक्ट करेगा बुआ। तो इधर माइनस आएगा तो इधर क्या आएगा, प्लस आएगा बुआ, क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर प्लस आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगा और प्लस से दूर जाता है, हमेशा प्लस से ओरिजिनेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन क्या है भैया, काहे ढिमला रहे हो। चलिए अब आप कहेंगे कि सर ऑप्शन चेक करते हैं, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू प्लेन, हाँ परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, अवे फ्रॉम द प्लेन, हाँ यही ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू प्लेन, टुवर्ड्स द प्लेन नहीं होगा, प्लेन से दूर होगा बुआ, तो ये ऑप्शन गलत। डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, इसमें रेडियली और रेडियली इनवर्ड का कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। बार बार जूता का लेस फंस रहा है, लग रहा है गिरेंगे, लेकिन आप लोगों का दुआ है तो बच जा रहे हैं। हाँ 12 नंबर बात करते हैं। बोला है देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू काइंड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या। चलिए ऑप्शन देखिएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज, देखिए कहने का मतलब है कि दो चार्ज है, एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, निगेटिव है। तो ये पूछ रहा है कि बताइए इसको कौन डिफरेंशिएट करता है, अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं, अमाउंट तो कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस में। पोलरिटी ऑफ चार्ज, हाँ ये सही है, पोलरिटी ऑफ चार्ज, पोलरिटी क्या होगा, अलग होगा, अगर जो प्लस है उसका प्लस पोलरिटी होगा, जो माइनस है उसका माइनस पोलरिटी होगा। स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज नहीं। अब निगेटिव ज़्यादा होगा, पॉजिटिव ज़्यादा होगा या अमाउंट इक्वल होगा, तो उस केस में क्या होगा सर, उस केस में अट्रैक्शन या रिपल्सन ज़्यादा या कम हो सकता है, उस वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है कि स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है। फील्ड ऑफ चार्ज नहीं, फील्ड भी नहीं करेगा। अमाउंट ज़्यादा चार्ज का रहेगा तो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगा, कम होगा तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्लस माइनस को डिफरेंशिएट कौन करता है, पोलरिटी ऑफ चार्ज। आगे देखते हैं, पता नहीं कौन सा कलर सेलेक्ट करना चाहिए। हाँ, द मेथड फॉर चार्जिंग अ कंडक्टर विथाउट ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑब्जेक्ट इन कंटेक्ट। देखिए तीन तरह से करते हैं, एक तो रब करके करते हैं, तो एक से चार्ज दूसरे पे ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा एक अनचार्ज बॉडी में एक चार्ज बॉडी ला के टच कर देते हैं, तो जो अनचार्ज था वो चार्ज हो जाता है। तीसरा ले आके टच नहीं करते हैं, दूर रखते हैं, ठीक है, दूर रखते हैं और दो कंडक्टिंग बॉडी को टच करके रखते हैं। जैसे प्लस, जैसे देखिए हम आपको बता ही देते हैं, कहोगे कि सर इतना जल्दी क्या था कि आप भागते गए। हाँ, ये है दो स्फीयर्स और यहाँ पे एक प्लस चार्ज लेके आए हैं। यहाँ इंसुलेटेड
रॉड लगा हुआ है पकड़ने के लिए, ठीक है। तो ये प्लस आएगा तो इस पे क्या होगा माइनस, इस पे क्या होगा प्लस। इसको टच नहीं करना है इस केस में, दोनों को क्या कर देंगे अलग अलग कर देंगे, ये भी चार्ज हो जाएगा ये भी चार्ज हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं इंडक्शन। चार्ज बाई रबिंग होता है, चार्ज बाई टचिंग होता है और चार्ज बाई इंडक्शन, जिसमें हम टच नहीं कराते हैं, दूर से सिर्फ चार्ज को इंड्यूस कराते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा डी। आइए 14 कह रहा है E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 0 ओवर अ सरफेस, देन कह रहा है E डॉट डी एस 0 है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज 0। मतलब देखिए E डॉट डी एस होता क्या है, फ्लक्स होता है सर। फ्लक्स कितना है 0 है। ऑल द चार्ज मस्ट नेसेसरी बी आउटसाइड, हाँ ये बात सही है सर। फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। बाबू अंदर का चार्ज 0 होगा तभी तो फ्लक्स 0 है ना, तो ये सही है, ऑप्शन बी सही है। अच्छा, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्लक्स का इंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल, हाँ जितना अंदर आया उतना बाहर निकल गया, मतलब बचा कितना 0। और जब 0 बचा तो क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो सर डी होगा। कौन सा होगा डी होगा। कैसे सर, इनसाइड में चार्ज नहीं होगा, मतलब सब का सब आउटसाइड में होगा। दूसरा, जितना इंटर किया क्या हुआ, यहाँ प्लस क्यू है अंदर में माइनस क्यू है, तो प्लस के कारण जितना आउट हुआ माइनस के कारण उतना ही इन हुआ, मतलब नेट 0 है ना। तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्या पूछ रहा है जी, 15 नंबर। अ कप कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ वाटर, ओके। द नंबर ऑफ निगेटिवली चार्ज प्रेजेंट इन द कप ऑफ वाटर इज, ओके। बाबू इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा जाएगा और हम चाहते हैं कि इसको बढ़िया से बनाएं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए ना। तो चलो बनाते हैं इसको। कहाँ गया भैया, यहाँ है। उम्मीद करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी हम वीडियो का एनालिसिस करते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा। हमको कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा बाबू, कहोगे कि सर 250 ग्राम वाटर है, आपको दिया है मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर जिसको हम स्मॉल m से डिनोट कर लेते हैं। स्मॉल m इज इक्वल्स टू क्या, कितना दिया है 250 ग्राम। उम्मीद करते हैं केमिस्ट्री आप पढ़े होंगे अच्छा से। मोलर मास हम निकालते हैं, मोलर मास ऑफ H2O, वाटर मतलब H2O ही होता है ना। क्या होगा बुआ 2 × 1 किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, प्लस 16 × 1 किसके लिए। 2 क्यों लिखे हैं, 2 गो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1 होता है। ऑक्सीजन कितना होगा बाबू 16, और कौ गो है ऑक्सीजन, एगो, कितना हो जाएगा सर 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। क्या बच्चा लोग, ये तो आता है सर हमें। अब बताइए, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर H2O निकालें तो ये कितना होता है, स्मॉल m बाई कैपिटल M फॉर्मूला होता है। कितना हो जाएगा जी 250/18, इतना मोल हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उससे पहले हमें नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा। क्या होगा बुआ 250/18, ये तो मोल में है ना, एक मोल में कितना होता है 6.022 × 10⁻23, इतना मॉलिक्यूल्स आ गया, इतना मॉलिक्यूल्स आ गया सर। चलिए अब बात करते हैं कि सर उसके बाद क्या होगा, तो हम निकाल सकते हैं एगो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इन 250 ग्राम H2O। कितना होगा बुआ? इस सेम उतार देना है तो 250/18 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ये तो इतना मॉलिक्यूल्स हो गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? तो बाबू एगो H2O में H में कौगो होता है? एगो H में एगो इलेक्ट्रॉन होता है। दूगो H में कौगो होगा? दूगो इलेक्ट्रॉन होगा। तो दूगो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में हो गया। ऑक्सीजन का 8 होता है। कितना होता है? 8। तो 8 गो ऑक्सीजन में और 2 गो हाइड्रोजन में कौगो हो जाएगा? 10 गो। तो 10 से गुना कर दिए। अब पूछा है कि हमें चार्ज कितना होगा, इसलिए चार्ज ऑन 250 ग्राम H2O, किसका? चार्ज इलेक्ट्रॉन का। यही पूछा है ना, देख लो। नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस प्रेजेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन है ना निगेटिव चार्जेस होता है। तो 250/18 गुने 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 10। यहाँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एगो इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको एगो चार्ज के बराबर कर देंगे। 2 गो होगा तो 2 से गुना करना पड़ेगा। इतना इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको गुना करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको जब आप गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1.34 इंटू 10 के पावर 7 कूलम। कहोगे कैसे आ जाएगा? कहा कि सर पहले गुना करके देख लिए हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, टाइम लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा। 15 का कौन सा होगा? ए ए ए ए। आइए, केने गया? केने हेने, हाँ। 15 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए होगा। बाकी आप पॉज करके पूरा उतार के वहाँ देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है? 16 नंबर पढ़ते हैं। When the distance between two charged particle is halved, the coulombic force between them becomes, सिंपल है ना। फोर्स क्या होता है बुआ? फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, आर स्क्वायर, सेपरेशन बिटवीन देम। सिर्फ उसी के टर्म में बोला है तो हम उसी को लेते हैं। और जो नया फोर्स होगा उसको मान लेते हैं एफ डैश। तो एफ डैश प्रोपोर्शनल हो जाएगा कितना? 1 द कोलम्बिक फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, कब? बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज हाफ कर दिया है। तो ये आर, पहले आर था तो आधा किया है तो r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एफ डैश बाई एफ निकालो। तो एफ डैश के जगह पे क्या लिखोगे जी? 1/r² बाई एफ के जगह क्या रखोगे? 1/r²। क्या हो जाएगा? तो सर 4/r² इंटू r²/1। r² से r² कैंसिल, कितना आ जाएगा? 4। तो एफ डैश जो होगा, यहाँ से अगर एफ डैश निकालोगे बुआ तो एफ डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा? 4 इंटू एफ होगा। क्या होगा? 4 इंटू एफ होगा, मतलब 4 गुना हो गया। कितना गुना हो गया? 4 गुना। तो क्या होगा ऑप्शन? सर 4 टाइम्स। कितना होगा? 4 टाइम्स। देखिए इतना कैलकुलेशन तो आना चाहिए, ये बट्टा का भाग है बुआ। अगर इसमें गड़बड़ हो रहा है तब तो दिक्कत है ना, कैसे सॉल्व कर पाओगे बताओ? तब तो आपको एकदम बेसिक से बताना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन 5 मिनट लगेगा और हमारे पास 80 या 100 क्वेश्चन है, कैसे हो पाएगा? ठीक है, तो इतना जोड़ घटा। देखो ये क्या होगा? 1 है तो नीचे वाला पलट जाता है, पलट जाएगा तो कितना होगा? 4/r² आएगा। ये भी पलट जाएगा तो क्या होगा? r²/1 आएगा। तो यहाँ डिवाइड में f है, जाके मल्टीप्लाई में होगा, मतलब नया वाला पुराने वाला का 4 गुना होगा। ऑप्शन डी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। 2 चार्जेस आर एट ए डिस्टेंस d अपार्ट इन एयर, कोलम्बिक फोर्स बिटवीन देम इज f। जब कह रहा है कि उसके बीच में एयर है, दोनों चार्ज के बीच में, तो फोर्स कितना है? f है।
इफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज प्लेस्ड बिटवीन देम, हमने बताया है कि जब एयर होगा तो फोर्स F है, तो उसके बीच में एयर के जगह पे कोई मीडियम भर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो अब फोर्स घट जाएगा उसके बीच, कितना, K टाइम्स घट जाएगा। तो K टाइम्स घट जाएगा मतलब क्या, F/K हो जाएगा। K टाइम्स घटना मतलब, अच्छा ये क्वेश्चन ऊपर आया भी था, ठीक है, तो F/K हो जाएगा। कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 आर एट ए सेपरेशन R, ओके, दो चार्ज के बीच का सेपरेशन R दिया है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज गिवन बाय F इजिकल्स टू K Q1 Q2 बाई R², ये हम लोग याद भी किए हैं। द कांस्टेंट K जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट, हाँ ये तो डिपेंड करता ही है, और ओनली ऑन मीडियम बिटवीन, हाँ मीडियम पे भी डिपेंड करता है, कौन सा मीडियम लिए हुए हैं हम, बोथ ऑन, हाँ तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, सी, बोथ A एंड B, दोनों सही है, दोनों पे डिपेंड करता है हमारा K का वैल्यू, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 19 नंबर, काफ़ी आसान है, आपको दिख रहा होगा क्या है 19 नंबर, पूछा है कि 3 चार्ज, 3 को चार्ज है। अच्छा आई थिंक कि इसको बोर्ड पे ले चलना पड़ेगा, विदाउट बोर्ड पे जाए ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में शायद न आए, तो क्यों अस्कत करना है, इतना भी अस्कत करना ठीक नहीं है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, काफ़ी आसान है। क्या कह रहा है, 3 चार्जेस, 3 चार्ज है बुआ, सॉल्यूशन 3 चार्जेस प्लस Q और स्मॉल q 4Q है, आर प्लेस्ड एट ए स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ L। चलिए एक स्ट्रेट लाइन है जिसका पूरा लेंथ L है, ठीक है, और एट ए डिस्टेंस 0 पर कितना रखते हैं 4Q, प्लस 4Q रख दिए 0 पे, और Q को कहाँ रख दिए L/2 पे, मतलब बीच में रख दिए किसको सर, यहाँ पे कैपिटल Q रख दिए, और L पे रख दिए किसको, Q को, मतलब यहाँ Q रख दिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है हमें व्हाट शुड बी Q इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन ए स्मॉल q टू 0, ओके। चलिए देखिएगा जरा क्या होगा बुआ, ये प्लस Q है और ये भी क्या है प्लस Q है, एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इस प्लस Q के कारण इस पे फोर्स लगेगा, रिपेल करेगा तो इधर F1 लगेगा। कह रहा है इस पे नेट फोर्स 0 हो जाए, नेट फोर्स 0 कब होगा, जब ये इसको अट्रैक्ट करे, मान लो F2 से अट्रैक्ट कर रहा है और इस पे नेट फोर्स 0 हो, डैट मीन्स क्या हुआ, F1 बराबर F2 होना चाहिए, F1 बराबर क्या होना चाहिए, F2 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 है, जितना आगे खींचेंगे जितना उतना ही पीछे खींचेंगे तब ना नेट फोर्स 0 होगा, जी सर। अब कहोगे कि सर तो ये तो पता हो गया कि सर ये अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये निगेटिव चार्ज होगा, क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, तो सर ऑप्शन डी तो ऐसा ही गलती हो गया, ठीक है। अब A B C में देखते हैं कौन सा होगा। चलिए तो बाबू एक बात बताओ हमको, F1 क्या होगा, F1 किसके किसके बीच का फोर्स है, इसके और इसके बीच का फोर्स है, तो देखो तो लिखेंगे K Q1, Q1 के जगह पे क्या 4Q इंटू Q2 कितना Q, अब बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना L², यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है। F2 क्या होगा, इसके और इसके बीच का फोर्स होगा, कितना होगा K, Q के जगह कैपिटल Q बाई स्मॉल q के जगह स्मॉल q, इसके और इसके बीच के डिस्टेंस जो है वो L/2 है, क्या कि बीच में रखा हुआ है, तो यहाँ होगा L/2 का होल स्क्वायर। क्या अब आपको दिख रहा होगा कि सर K से K क्या हो जाएगा कैंसिल, Q से Q क्या हो जाएगा कैंसिल। अब उस केस में क्या होगा बुआ, तो जरा देखना सर, कैपिटल Q इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचा 4Q बाई L², इस साइड में बचा, यहाँ
एल स्क्वायर बाई 4 होगा, इधर डिवाइड में है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई में, कितना एल स्क्वायर बाई 4। सर 4 से 4 कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया जी क्यू आ गया, कितना आ गया क्यू। तो अब क्यू तो मैग्नीट्यूड आया ना, हमने क्या बताया था कि निगेटिव होगा, तो ये क्यू जो होगा वो माइनस क्यू के बराबर होगा और इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये काफ़ी आसान है। क्या किया है, आपको जो डाटा दिया है पहले डाटा लिखेंगे, इस पे नेट फोर्स जीरो होने के लिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये रिपेल करेगा, मतलब इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब इस पे नेट फोर्स जीरो होगा और दोनों फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स इक्वल होना पड़ेगा मैग्नीट्यूड में। तो हमने मैग्नीट्यूड को इक्वल करके और कैपिटल क्यू का मान निकाल लिया। उम्मीद करते हैं कि पॉज करके इसको आप समझ लेंगे। हम तो कहेंगे स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं पढ़ाने के तौर तरीका में, आप चाहते हैं कि नहीं सर पूरा बेसिक बता के बताइए, तो आप कमेंट कीजिए, हम वो भी करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस। इसको भी हमें लगता है कि बोर्ड पे ही ले जाना पड़ेगा, अगर नहीं ले जाएंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आई थिंक सो, हमें ऐसा लगता है। अब जो लगता है वो होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब YouTube पे वीडियो चला गया तो उसमें हर तरह के बच्चे इसको देखते हैं, तेज़ भी देखते हैं, मंद बुद्धि भी देखते हैं। मंद बुद्धि जो होगा वो कहता है कि सर आप बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं, हमको बुझा नहीं रहा है। बाबू मास्टर साहब में गलती नहीं है, थोड़ा सा बेसिक मजबूत रखना पड़ेगा। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, पहला केस क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन्स को रेस्ट से, जहाँ u इक्वल्स टू क्या है 0, वहाँ से गिरा दिया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है जी, ऊपर है। कहाँ है, ऊपर। मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स नीचे लगेगा, क्योंकि F इज इक्वल्स टू कितना होता है, Q इंटू E होता है। अगर चार्ज निगेटिव है तो फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के किस में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स नीचे लगेगा इसमें। ओके, अब फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा F बाई कितना, m। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्ट E। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम। अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल। चलिए, अब यहाँ से प्रोटॉन गिरा रहा है, अलाउड टू फॉल, रेस्ट से ही गिरा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रहा है, तो सर जितना पहले लग रहा था उतना ही यहाँ लग रहा है, लेकिन नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो इस केस में भी क्या होगा सर, एक्सेलरेशन जो आएगा F बाई m आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे क्या पूछा है, a proton rests through the same vertical distance h. The time of fall of electron in comparison to time of fall of proton is. अच्छा, बात यहाँ है का जी। तो एक तो ऐसे ही सोच के बता सकते हैं, ठीक है। अब कहोगे कि सर सिंस, क्या सिंस, टाइम निकालना है, हाँ बताओ बाबू, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, आंसर आएगा तो बाद में दिखा देंगे हम आपको। हम किसी एक के लिए लेते हैं, दोनों में एक्सेलरेशन सेम है, और v इज इक्वल्स टू क्या होता है जी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऐसा होता है। सर u जो है दोनों केस में 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा क्या, या यहाँ से अगर हम लिखें तो v इज इक्वल्स टू हाफ, a के जगह क्या होगा, फोर्स बाई मास, यही होगा ना, इनटू क्या, t स्क्वायर। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा बुआ, देखो तो 2
mv/f। क्या स्क्वायर है तो इधर रूट चल जाएगा बाबू। t जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m होगा। मतलब जिसका मास ज़्यादा उसमें टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। जिसका मास कम उसमें टाइम क्या लगेगा, कम। अब देखो क्या पूछा है, बोला है द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का टाइम प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में क्या होगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसीलिए टाइम प्रोटॉन के केस में ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के केस में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन टाइम होगा, क्या होगा, टाइम होगा धन। टाइम इलेक्ट्रॉन के केस में क्या लगेगा, प्रोटॉन के केस में जिसका मास ज़्यादा, देखो यहाँ पे रिलेशन निकाले हैं, जिसका मास ज़्यादा उसका टाइम ज़्यादा। तो मास प्रोटॉन का ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो इसीलिए टाइम किसका ज़्यादा होगा, प्रोटॉन का। किससे, इलेक्ट्रॉन से। मतलब इलेक्ट्रॉन का टाइम जो होगा वो छोटा होगा, किससे, प्रोटॉन से। अगर प्रोटॉन का टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन का टाइम कम ही लगेगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि सर कैसे, हमको तो याद ही नहीं है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। तो ये होता है 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। ठीक है, ये होता है 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। पावर में देखो यहाँ पे -27 है और -31 है, तो ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ अभी आज हम लोग 20 क्वेश्चन किए हैं, इसको कल अपलोड करेंगे हम। ठीक है, और इसको आप लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसको क्या करेंगे कि नेक्स्ट DPSA जो होगा, DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उसमें उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देंगे। क्या, चलिए अब इसके बाद 21 नंबर से अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चा लोग, हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। काफ़ी आसान है। क्या है क्वेश्चन नंबर 21, तो ज़रा देखिएगा। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कौन कौन सा है, ध्यान रखिएगा। इसने SI यूनिट नहीं पूछा है, इसने सिर्फ कहा है कि यूनिट क्या होगा। तो अगर यूनिट की बात करें तो इसमें क्या होगा, कूलम्ब भी होगा, स्टैट कूलम्ब भी होगा और अब कूलम्ब भी होगा। तीनों जो हैं वो चार्ज के यूनिट होते हैं। लेकिन अगर SI यूनिट पूछेगा तो सिर्फ क्या लिखेंगे, कूलम्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कूलम्ब। जब तीनों सही है और लास्ट में ऑल ऑफ एबव दिया हुआ है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 22 नंबर। अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, तो हमने आपको बताया है कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब ट्रांसफर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है जी। एक्सेस ऑफ पॉजिट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं कि कह रहा है पॉजिटिवली चार्ज और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक न्यूट्रल बॉडी में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होता है। अगर 10 गो इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी क गो है बुआ, 10 गो। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें अब एगो निकला तो इलेक्ट्रॉन 9 गो हो गया, और 9 गो हुआ तो क्या हो गया, पॉजिटिव। मतलब जिसमें डिफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन दिया होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा मतलब लिया होगा। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो निगेटिव चार्ज, और डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 22 का सी हो जाएगा। काफ़ी सिंपल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो आप लोग बनाते रहिएगा साथ साथ, कोई आवश्यक नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को हमसे अपेक्षा करेंगे।
ठीक है, हम तो बताएंगे ही हालांकि, लेकिन आप खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अ प्रोटॉन एट रेस्ट हैज़ अ चार्ज ई, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है, ई है। व्हेन इट मूव्स विथ अ हाई स्पीड इट्स चार्ज, नहीं हुआ। आइंस्टीन साहब कहते हैं कि अगर कोई पार्टिकल बहुत तेज मूव करेगा तो उसका मास एनर्जी में बदल जाएगा और एनर्जी मास में बदल जाएगा। आइंस्टीन साहब का इक्वेशन है। लेकिन एक बॉडी पे जितना चार्ज है वो उसके स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। जितना रेस्ट में चार्ज होगा उतना ही मोशन में होगा, चाहे वो स्पीड कम हो या ज़्यादा हो। तो पहले चार्ज अगर ई था तो बाद में भी चार्ज क्या होगा, ई होगा। मेरे थ्योरी अगर आपने पढ़ा है तो फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है, इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। दैट मीन्स कि चार्ज जो होता है किसी बॉडी पे वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। तो पहले चार्ज ई था, बाद में भी कितना रहेगा, ई ही रहेगा सर। 24 नंबर की बात करते हैं तो ये क्या है जरा देखिएगा। 2 चार्जेस 3 × 10 के पावर -5, और इसको हमको ले चलना पड़ेगा बोर्ड पे, ठीक है। तो हम इसको लेके चलते हैं, देखते हैं क्या है। इसको वहाँ सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए इसमें, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और हमें लगता है थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। जानते हैं कभी कभी मेरे साथ क्या होता है कि सर पढ़ाना शुरू कर देते हैं, माइक ऑन नहीं रहता है, तो माइक तो यहाँ से पता चल जा रहा है कनेक्टेड है, और कभी कभी रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं रहता है। तो एक बार हमको मौका दीजिए, हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिकॉर्डिंग हो रहा है और आई थिंक कि परफेक्टली हो रहा है, हर चीज़ दिखाई दे रहा है। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, बुआ जरा देखो। 2 चार्जेस, एक दिया हुआ है कितना 3 × 10 के पावर -5 कूलम, दूसरा दिया है ये आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर भी हम इसको बनाते हैं एकदम बढ़िया से कि आपको दिक्कत ना हो। जानते हैं जब भी न्यूमेरिकल आपके सामने आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है। क्या लिखना है बुआ, कि चार्ज क्या क्या दिया है। तो आपको Q1 दिया है, डाटा कलेक्ट कर लेंगे जी, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Q2 कितना दिया है 5 × 10 के पावर 4 कूलम। R दिया है, दोनों के बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर में तो हम रखेंगे नहीं, तो क्या होगा सर, इसको चेंज कर देंगे मीटर में, कर दीजिए। कितना हो जाएगा जी 10/100, सर ये जाएगा 0.1 मीटर। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F निकालना है हमको, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F = क्या होता है, K/Q1Q2/r²। सर K कितना 9 × 10 के पावर 9 होता है। सर Q1 कितना 3 × 10 के पावर -5 दिया हुआ है। सर Q2 कितना 5 × 10 के पावर 4 दिया हुआ है, बाई R कितना दिया है 0.1 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बाबू, कहोगे कि सर ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 15 9 जा कितना होगा 135 × 10 के पावर -9 4 13, 13 में से 5 गया, 10 के पावर +8। ओके, बाई ये कितना होगा जी 10 के पावर -2, तो ये हो जाएगा 135 × 10 के पावर +8 है, ये 2 नीचे से आएगा, माइनस में है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 10 के पावर 10 होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बात करें तो 135 तो नहीं दिया है, 13.5 दिया है। तो अगर 13.5 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 10 के पावर कितना 11। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, डेसिमल एक अंक पहले लगाया, एक डिजिट पहले, तो इसमें क्या होगा 1 0 बढ़ जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। मूव ऑन 25।
व्हाट इज दैट? क्वेश्चन नंबर 25 इज नथिंग बट 25. ओके, इट्स हियर. क्या कह रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर 25? तो जरा हम लोग देखते हैं. ये कह रहा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ मिनिमम फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. हम जानते हैं कि सबसे छोटा चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. बाकी किसी बॉडी पे चार्ज होगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो अगर आप कहेंगे तो कहेंगे अच्छा सर ऐसा है क्या? तो सबसे छोटा अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? F इज इक्वल्स टू होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. K सबसे छोटा चार्ज Q1 कितना लेंगे? इलेक्ट्रॉन. सबसे छोटा चार्ज Q2 कितना लेंगे? इलेक्ट्रॉन बाई 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर अपार्ट बोला है. क्या हो जाएगा? KE स्क्वायर. अच्छा, आप बोलेंगे कि सर चार्ज इलेक्ट्रॉन क्यों लिए? बाबू अगर मिनिमम फोर्स कहा है तो मिनिमम फोर्स कब होगा? जब चार्ज स्मॉलेस्ट होगा, चार्ज मिनिमम होगा, और मिनिमम चार्ज होता किसका है? इलेक्ट्रॉन का. इसीलिए हमने Q1 और Q2 दोनों को इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर माना, और इसीलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? A, KE स्क्वायर. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का. उम्मीद करते हैं कि आप साथ साथ इसको कॉपी पे लिखते जा रहे होंगे. वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है. चलिए 26. A glass rod acquires charge by rubbing it with silk cloth. The charge on glass rod is due to. हाँ, यहाँ पे बोल दिया है ग्लास रॉड एक्वायर चार्ज बाई रबिंग. रब करेंगे, जब रगड़ेंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है. तो क्या होगा जी कि इसको बोलेंगे चार्ज बाई क्या? फ्रिक्शन, ठीक है. रॉड इज ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण होगा. तो 26 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सर ए हो जाएगा. 3 तरह के होते हैं, जैसे कि आप लोगों को हमने बताया है कि चार्जिंग ऑफ बॉडी 3 तरह से. पहला बाई रबिंग और फ्रिक्शन, दूसरा बाई कंडक्शन, और तीसरा बाई इंडक्शन, ठीक है. तो इसमें रब कर रहे हैं मतलब रगड़ रहे हैं तो उसमें फ्रिक्शन लगेगा, तो इसीलिए ऑप्शन ए. 27 देखते हैं. फाइंड द थिकनेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल विच हैज रिलेटिव परमिटिविटी जो दिया है वो एप्सिलॉन आर दिया है. व्हेन टू चार्जेस एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एज इन एयर बाई डिस्टेंस आर. ओके, चलिए बात करते हैं. इसको हम ले चलेंगे बोर्ड पे. थोड़ा हमको लगता है कि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है. हाँ, अगर आपको जल्दी है तो YouTube ने आपको सुविधा दे रखा है कि आप क्या करेंगे? आप जाएंगे और स्पीड जो है वो दुगुना कर लेंगे. कितना कर लेंगे? दुगुना. अगर दुगुना स्पीड कर लेते हैं तो आप इसको फास्ट देख पाएंगे, अगर आपकी क्षमता समझने की हो तो. चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं. थोड़ा शॉर्ट में सॉल्यूशन करेंगे. कह रहा है कि बाबू when two charges experience the same force as in air. 2 चार्ज है, कौन है? Q1 है और Q2 है. इसके बीच का डिस्टेंस सेपरेशन कितना है? R है, ठीक है. और इसके बीच में एयर है, ठीक है. अब बताइए, इसी चार्ज को, इसी सिस्टम को अगर हम रखते हैं Q1 Q2, हम चाहते हैं इसके बीच में सेम फोर्स लगे, तो इसको मान लेते हैं इसका थिकनेस पूरा भरा हुआ है, दोनों के बीच में एयर हटा के, और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर गया है. मान लेते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो भरा हुआ है उसका थिकनेस क्या है? T है. यही होगा. बोला है इसके बीच में फोर्स क्या लगेगा, तो हम जानते हैं इसके बीच में फोर्स जो होगा, मान लेते हैं F1 है, उसके बीच में क्या है? F2 है. बोला है कि सेम फोर्स, बराबर फोर्स लग रहा है. इसमें फॉर्मूला क्या लिखिएगा? K Q1 Q2, चाहे K के जगह आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट.
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें क्या लिखिएगा 1/4 यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन आएगा। एप्सिलॉन नॉट ये एयर को रिप्रेजेंट करता है, फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, वैक्यूम को रिप्रेजेंट करता है, और ये एप्सिलॉन मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, जो मीडियम इन दोनों के बीच में भरा हुआ है। कहोगे उसके बाद क्या होगा सर? सेम Q1 Q2 बाई यहाँ पे R नहीं होगा जी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब थिकनेस के बराबर हो चुका है, तो T स्क्वायर होगा। क्या होगा बुआ? Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई कैंसिल। अब देखो तो इसको इधर अगर भेज देते हैं तो क्या होगा बाबू? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, और सॉरी नीचे आर स्क्वायर भी है बुआ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर क्या होगा 1/t स्क्वायर, यही होगा। अब आप कहेंगे कि सर इस केस में क्या होगा? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू जो होता है बुआ वो एप्सिलॉन आर होता है, रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है, तो इसका तो ई आर हो गया। अब बाई नीचे क्या है? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/t स्क्वायर। यहाँ से अगर आप t निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन आर। जब इधर से स्क्वायर हटेंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा, तो t बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन आर। आर स्क्वायर का रूट क्या होगा? आर होगा, अब बाई नीचे रूट के अंदर क्या होगा? एप्सिलॉन आर होगा, और ये दिख रहा है कि ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले एयर रखा था, बाद में एक दोनों के बीच में Q1 Q2 के बीच में एक मीडियम भर दिया था, तो उस केस में क्या होगा कि उसका थिकनेस T होगा, ठीक है। और बोला है कि ये थिकनेस R के टर्म में निकालिए, दोनों फोर्स बराबर लगना चाहिए, तो हमने दोनों फोर्स को बराबर करके T निकाल लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा, या वीडियो को पॉज कर लीजिए, एज योर विश। आप सर का मानते कहाँ है? आप लोग तो अपना करते हैं ना, अच्छे स्टूडेंट हैं। हाँ, 28 नंबर की बात करते हैं। क्या कहिएगा 28 नंबर? सर ये कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद है डाइपोल? डाइपोल को कौन भूल सकता है? सर ये प्लस क्यू है और ये क्या है? माइनस क्यू। इसके बीच का डिस्टेंस L होगा, 2L होगा, A होगा, 2A होगा, कुछ भी होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसके सेंटर पे निकालना है बुआ, तो सेंटर तो ये है। अब बताओ, प्लस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम होता है और माइनस की क्यू के चलते टुवर्ड्स होता है ना। दोनों का एक ही साइड होगा, चाहे वो प्लस के चलते कहो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, दोनों का जब एक ही साइड होगा तो ये सम अप हो जाएगा, और दोनों का चार्ज सेम होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होता है? सेम। डायरेक्शन भी क्या है? सेम। मतलब कि दोनों के वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। अब सिर्फ प्लस क्यू के चलते जो होगा वो 2 टाइम्स होगा, दुगुना होगा, क्योंकि इसके चलते 1 गुना, इसके चलते 1 गुना, तो कितना हो जाएगा? 2 गुना। तो 0 तो नहीं होगा। इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 चार्ज एट सेंटर, नहीं, एक चार्ज की वजह से नहीं होगा। ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 चार्ज एट द सेंटर, कह रहा है एक चार्ज की वजह से जितना होगा उसके दुगुना, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स आएगा। ओके, तो ऑप्शन सी। अगर डाउट रह जाता है, आप चाहते हैं कि नहीं सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी आप थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ाइए, मेरा वीक है, ये पोर्शन वीक है, वो पोर्शन वीक है, चाहे जो भी कारण रहते हो, आप ईमानदारी से एक कमेंट छोड़ दीजिए और हम कमेंट सेक्शन का सारा क्वेश्चन जो भी आप लोग किए रहते हैं उसको हम पढ़ते हैं और प्रयास करेंगे कि अगले डीपीपी जब करेंगे, अभी तो ये सीरीज जैसा आएगा ना, कहने का तात्पर्य ये है, अभी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का कर रहे हैं हम लोग, क्या अगली बार किसका करेंगे? अगली बार हम लोग
सेकेंड चैप्टर का करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी का करेंगे, तो आगे आते जाएगा ना। तो हम लोग भी क्या करेंगे, आपके बदौलत, देखिए आप ही को तो समझाना है हमको, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं ना। तो आप अगर कहते हैं कि नहीं सर ऐसा कुछ होना चाहिए सुधार, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, हम करेंगे। हाँ बाबू, विच फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट न्यूटन पर कूलम। आपको जानते हैं ये फॉर्मूला याद है आपका सर, F इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू ई होता है। तो यहाँ से अगर हम E निकालें तो क्या होगा बुआ, F बाई Q होगा। F का क्या होता है न्यूटन, कूलम चार्ज का क्या होता है कूलम। तो ये न्यूटन पर कूलम किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। 30 नंबर देखते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ निगेटिवली चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज बॉडी का इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। निगेटिव चार्ज क्यों आता है, एक बॉडी है, अब निगेटिव चार्ज तब आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। अब पहले उसका चार्ज अगर m था तो बाद में कितना होगा, m प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो वो इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो वो का मास बढ़ जाएगा, तो ये इंक्रीज कर जाएगा। क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, गेन करेगा तो मास इंक्रीज करेगा, लूज करेगा तो मास डिक्रीज करेगा। तो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है बुआ, चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस ई दिया है, Q इज इक्वल्स टू एन ई ये कहना चाहता है, ठीक है। और ये कौन कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जब भी किसी बॉडी पे चार्ज होगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, 5 गो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 10 गो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 20 गो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। कभी भी -18.5 नहीं होगा, 10.5 नहीं होगा, 4.25 नहीं होगा। जब भी होगा तो इंटीजर में होगा सर, फ्रैक्शन में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा सर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा जी, डी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी बॉडी पे चार्ज जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल रिमेन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल रिमेन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए इसका क्या होता है फॉर्मूला। तो E इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड की बात करें तो Kp बाई आर क्यू होता है जी, या 2Kp बाई आर क्यू होता है। डिपेंड करता है कि वो एक्सियल पॉइंट पे निकाले हैं कि इक्वेटोरियल पे निकाले हैं, दोनों में से नीचे आर क्यू ही आता है, तो दोनों में से कोई फार्मूला कंसाइडर कर सकते हैं। तो अगर इसको लिखें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखिए यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, ये मच्छर लिख रहा है, ठीक है। हाँ, Kp बाई माइनस आर क्यू। अब कहोगे कि सर E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है जी, r के पावर -3, r के पावर -3। ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा, डी। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलता तो उस केस में क्या होता, आर क्यू होता, नॉट r के पावर -3। तो इसका ख्याल आप लोग रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंट्रैक्ट्स लेंथ वाइज इट शोज। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कंट्रैक्ट्स होता है लेंथ वाइज, इसका मतलब क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। तो 33 का अभी देखें ऑप्शन, बताएं कमेंट में कि क्या होगा, ठीक है। तो रिपल्सन बिटवीन सेम चार्ज, हाँ ये बात तो सही है, रिपल्सन बिटवीन सेम चार्ज, लेकिन इसकी वजह से कंट्रैक्ट नहीं होता है।
अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस, ये भी बात सही है, लेकिन इसकी वजह से लेंथ वाइज कंट्रैक्ट क्यों होगा? नो रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड कंट्रैक्शन, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट मूव इन स्ट्रेट पाथ, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करता है, वो चार्ज के नेचर के वजह से, ठीक है, वो क्या होता है, कंट्रैक्ट करता है और या एक्सपेंड करता है अपने आप को। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 33 का डी होगा। बोला है फोर्स F बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय R इज 25 न्यूटन, इट कैन रिड्यूस टू 5 न्यूटन इफ सेपरेशन बिटवीन देम इज मेड। ओके, इसको हम ले चलते हैं बोर्ड पे जी, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ही क्या है, आपको समझाना। अगर हम बताएं आपको नहीं समझ में आए तो जो ऑफलाइन के बच्चे हैं देख के आएंगे तो कहेंगे ये सर हाई क्वेश्चनवा जो आप बताए थे ना वो हमको बुझाया नहीं था, ज़रा फिर से बता दीजिएगा। अगर हम बढ़िया से नहीं समझाएं तो ये क्लास में बताना पड़ेगा, हर साल बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब हम एक बार मेहनत कर रहे हैं तो बच्चा लोग से कहेंगे लिंक भेज के इसका कि हाँ इसको रिवाइज करते रहो। चलिए, बोला है कि फोर्स F है किसके किसके बीच, तो Q1 और Q2 के बीच, तो यहाँ F जो होगा वो KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा, और इसका वैल्यू कितना दिया है, F का दिया है 25 इज इक्वल्स टू क्या, KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। कह रहा है कि इट कैन बी रिड्यूस टू 5 न्यूटन, इस फोर्स को घटा के 5 न्यूटन कर देना है, मतलब F कितना हो जाए 5 न्यूटन, तो K सर चार्जवा तो सेम रहेगा ना, लेकिन अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ R डैश स्क्वायर हो जाएगा। अब कहोगे कि सर तब यहाँ से हम क्या करेंगे, KQ1 Q2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25 R स्क्वायर, और ले जाके यहाँ पुट कर देंगे सर, तो बताओ कितना हो जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 के जगह पे कितना होगा 25 R स्क्वायर, कहाँ से, यहाँ से हम निकाल लिए हैं KQ1 Q2, R स्क्वायर यहाँ डिवाइड में है आके मल्टीप्लाई में हो गया सर, बाई R डैश स्क्वायर होगा बुआ। अब कहोगे कि सर ये 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, ला के इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो R डैश स्क्वायर, ये डैश है ठीक है ना, 12 मत समझ लेना, ऊपर देख लेना एक बार, R डैश का स्क्वायर, तो R डैश स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा जी 5 R स्क्वायर, या R डैश इक्वल्स टू क्या होगा जी रूट अंडर 5 R स्क्वायर, क्या होगा बुआ रूट 5 R। ऑप्शन डी में दिख रहा है रूट 5 R, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या बोला था, पहले फोर्स F था, बोल रहा है कि उसके Q1 Q2 के बीच के सेपरेशन क्या रखें ताकि फोर्स कितना हो जाए, रिड्यूस टू लिखा है ना, हाँ 5 न्यूटन हो जाए, तो हमने क्या होगा रूट 5 R होगा, और 34 का आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, क्या उम्मीद करने में क्या जाता है सर। सुनो, अभी क्या है कि लाइटिंग जो है क्लास का उतना परफेक्ट नहीं है, थोड़ा इसमें वर्क हुआ था तो इसका जितना वायरिंग था हटा दिया गया था, लाइट की कमी है ये बात हम मानते हैं, तो 1-2 दिन में ये लाइट की कमी दूर हट जाएगी। तो यहाँ सामने लाइट है, लेकिन 1 लाइट 2 लाइट इधर चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, हम कितना नंबर बना रहे थे हम लोग, 34, आ जाइए 35 पे। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 35 जी, ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई का यूनिट क्या होगा, तो ई इज इक्वल्स टू कितना होता है बुआ, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम यहाँ पे लिखा हुआ है, कूलम नीचे +1 में है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। 36 द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का पूछ रहा है, क्या होगा, तो सर P इज इक्वल्स टू होता है Q इंटू सेपरेशन बिटवीन दैम,
क्यू मतलब कूलम, सेपरेशन डिपिन में मतलब मीटर, कूलम मीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी? बी। 36 का बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। काफ़ी आसान है क्या? आइए 37 देखते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। 37 क्या बोला है? A slab of dielectric is introduced between two equal positive charges with a fixed separation. As a result, the force between two charges decreases. हाँ, force तो decrease कर जाएगा। The two charges start attracting each other. ऐसा नहीं होगा, रिपेल पहले हो रहा था, बाद में भी रिपेल नहीं होगा। The slab starts moving. नहीं, slab तो देखिए फिक्स रहेगा, slab का कुछ नहीं है। And electric current pass from one charges to another. डाइलेक्ट्रिक देखिए मीडियम भरने का मतलब है कि वो सिर्फ पोलराइज होगा, वो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा? 37 का ए हो जाएगा, ठीक है। आइए 38 की बात करते हैं। टू लाइक चार्जेस सेपरेटेड का है भैया, तुम लोग का है डिस्टर्ब किए हो, भाग जाओ। हाँ 38 Two like point charges separated by a certain distance exert a force of 0.04 Newton on each other. When the distance of separation between them is halved, the force exerted by each on other will be. चलिए पहले फोर्स कितना लग रहा था? 0.04। हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी? कि फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। कह रहा है कि सेपरेशन जो था उसको आधा कर दिए। कितना कर दिए? आधा कर दिए। तो जब ये आधा होगा तो ये कितना होगा? 4 टाइम्स होगा। कैसे होगा? तो नया एफ डैश जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/, आधा, तो आर का आधा कितना होगा? r/2 होगा। या एफ डैश जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, ये पलट जाएगा, क्या होगा? r²/4, तो ये हो जाएगा 4/r²। बाबू 4 तो 4 ही रहेगा, 1/r² मतलब क्या? f ना। 1/r² के जगह पे f रखेंगे, मतलब जितना फोर्स पहले लग रहा था उसके 4 टाइम्स लगेगा बाद में, ठीक है। तो अब इसको हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले लग रहा था उसका 4 टाइम्स, तो 4 × 16 0.16 न्यूटन हो जाएगा। और ये ऑप्शन में कहाँ दिया है? ए नंबर पे दिया है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे? आप पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, F = KQ1 Q2/r²। दूसरा बार क्या लिखेंगे? F डैश काहे नहीं भाई, मच्छर कहीं बैठ जा रहा है, बड़ी परेशान कर देता है सब। ये है स्क्रीन टच, कहीं पे अगर बैठ जाएगा तो काम नहीं करेगा, दिखबो नहीं करता है। चलिए तो अब F डैश क्या होगा बाबू? तो F डैश = होगा KQ1 Q2/, अब R जितना था उसके आधा हो जाएगा, तो r/2 का होल स्क्वायर। डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो F डैश जो होगा वो F के टर्म में आ जाएगा। जो आपको अच्छा लगे, हमको प्रोपोर्शनलिटी वाला अच्छा लगता है, हमने प्रोपोर्शनलिटी से आपको बता दिया, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए बात करते हैं। 39 When a glass rod is rubbed with a dry silk cloth, ओके, ड्राई सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को हम रड को रगड़ दिए। ग्लास इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ, देखिए चार्ज चाहे निगेटिवली हो चाहे पॉजिटिवली हो, ट्रांसफर सिर्फ किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। अगर निगेटिवली चार्ज हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, अगर पॉजिटिवली चार्ज हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो कहोगे अच्छा सर ऐसा है, हम बोलेंगे है। कहोगे अच्छा सर अगर ऐसा है तो प्रोटॉन को ट्रांसफर वाला बात खत्म। पॉजिटिवली चार्ज हुआ है तो सर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्क क्लॉथ टू ग्लास, नहीं, ये रॉड ग्लास रॉड जो है पॉजिटिवली चार्ज हुआ है मतलब इसने लूज किया होगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है कहाँ से? ग्लास रॉड से सिल्क को, तो ऑप्शन डी। अरे भैया ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हुआ है मतलब ग्लास पर से कहाँ गया होगा? सिल्क पे, इसने लूज किया है तब तो पॉजिटिव हुआ है ना। चलिए द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन ऑफ अ मीडियम इज, सिंपल
क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम निकालें तो ये क्या होगा 1/4π, ये तो कांस्टेंट होता है जी, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पहले से था और फोर्स आके डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा Q1 Q2 दो बार कूलम स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर मतलब लेंथ है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। तो अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, किस फॉर्म में दिया है जी, यूनिट ऑफ पर न्यूटन होगा, और इसमें पर न्यूटन कहीं दिख रहा है। हाँ ये देखिए, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट कहो या एप्सिलॉन कहो या एप्सिलॉन आर कहो, परमिटिविटी है, सारे परमिटिविटी का यूनिट क्या होगा, सेम होगा। अच्छा लो, अगले स्टेप में इसका डायमेंशन पूछ दिया जी। चलिए तो डायमेंशन को हम निकालते हैं बोर्ड पे, आराम से निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, सर डायमेंशनवा हमसे नहीं निकलता है। तो एक चैप्टर था यूनिट एंड डायमेंशन, हम 40-41 दोनों लेके चल रहे हैं बोर्ड पे। हाँ क्या कहता है जी, ये सर डायमेंशनवा हमसे नहीं निकलता है, तो जाके यूट्यूब पे चाहे कहीं सर्च करना फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, बाकी सब डिराइव्ड होता है। तो तुम तो करोगे नहीं, खाली मार्ट साहब से पूछोगे, तो मार्ट साहब कहाँ से बताएंगे। हाँ नहीं तो कहो कि ये मार्ट साहब, कमेंटवा में जाके कहो ये मार्ट साहब पढ़ा ना दीजिए। अभी हम लोग निकाले थे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, कितना आया था यूनिट इसका, कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही आया था। हम क्या करते हैं, सी स्क्वायर, इसको टी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं और टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, टी मतलब टाइम, ठीक है। और यहाँ न्यूटन है, न्यूटन क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। चलो तो लिखिए देते हैं, हम कैसे निकालते हैं ये भी देख लो। अब मीटर स्क्वायर दिया है तो मीटर स्क्वायर को अभी मीटर स्क्वायर रखो। अब बाबू हाई कूलम मतलब होता है चार्ज और टी मतलब होता है टाइम, तो चार्ज पर यूनिट टाइम जो होता है वो करंट होता है, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई, हाई तो मास हो गया। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब मीटर मतलब क्या, लेंथ का, अब बाई सेकेंड स्क्वायर मतलब क्या, टी स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर मतलब क्या, लेंथ का ना है। अब देखो आ गया तुम्हारा, क्या आ जाएगा जी, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन। आई जो है उसको ए से लिखते हैं तो ये ए स्क्वायर होगा, ठीक है। टी स्क्वायर है, ये भी टी स्क्वायर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी के पावर 4 होगा। एम नीचे है, ऊपर जाएगा तो एम के पावर -1 हो जाएगा। एल स्क्वायर और एल क्यू हो जाएगा, ऊपर जाके एल के पावर -3 हो जाएगा। देख लो ऑप्शन, एम के पावर -1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। एल के पावर -3 सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, उसको तोड़ते जाना है। जितना बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन होता है, लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, करंट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, लुमिनियस इंटेंसिटी होता है। ये 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। कुछ भी दिया हो, ये क्वेश्चन इसी में नहीं पूछा है, डायमेंशन वाला क्वेश्चन जो है पूरे 12th में आपको परेशान करेगा और फिजिक्स में आएगा जी। और डायमेंशन निकालना अति आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं सिर्फ डायमेंशन देख के बताया जा सकता है, ठीक है। तो डायमेंशन को जरूर देख लीजिएगा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में उसको लिखना है, ओके। तो ये 41 नंबर हो गया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 नंबर। क्या बोला है, एन इंसुलेटेड कोनिकल शेप्ड मेटालिक कंडक्टर इज चार्ज पॉजिटिवली, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इट इज।
सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है जी? सिग्मा इज इक्वल्स टू, जानते हो हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्सा बहुत आ रहा है, इस गुस्सा निकाल नहीं रहे हैं कि हम पढ़ाएं कि अब मच्छर लोग को चहट के मारे। थोड़ा सा कहीं से जगह मिलता है तो सब घुस जाता है, घुस जाएगा तो पढ़ाने नहीं देगा। हाँ, इन लोग का अलग लेवल होता है। हाँ, अब इंसुलेटेड कोनिकल शेप मेटालिक कंडक्टर इंसुलेटेड है, मतलब चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है। ये हो गया मेटालिक, ठीक है। कोनिकल शेप्ड इंसुलेटेड कोनिकल शेप्ड मेटालिक कंडक्टर इज चार्ज पॉजिटिवली। चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। हाँ, चार्ज जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये है चार्ज का प्रॉपर्टी, किसी कंडक्टर पर रखते हैं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है जी? बात ये कौन क्वेश्चन? सिग्मा इक्वल्स टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। अब देखो एरिया कम कहाँ है? इसके टॉप पे, तो एरिया जहाँ कम होगा वहाँ पे क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगा। इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं एपेक्स। तो मैक्सिमम होगा एपेक्स पे और मिनिमम होगा नीचे। यूनिफॉर्म थ्रू आउट नहीं, सबका एरिया सेम होता तब सेम होता। मिनिमम एट एपेक्स नहीं, ये भी गलत है। मैक्सिमम एपेक्स पे, मैक्सिमम बेस पे मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम एट एपेक्स। 42 का कौन सा ऑप्शन होगा जी? सी। The magnitude of force experienced by an electron placed at a point of electric field E है, ओके, equals to its weight। बोला है बाबू, फोर्स जितना लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो होता है Q इंटू E। बोला है कि ये फोर्स जो है वो किसके बराबर है? वेट के बराबर। तो F के जगह रख दीजिए mg। अच्छा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो बोला है कि E बताइए। ये तो सिंपल है, E बराबर क्या होगा? तो सर mg, स्मॉल e इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, mg बाई E। ऑप्शन कौन सा होगा? C। बात खत्म। ये सब हलवा क्वेश्चन है जी। क्या है? हलवा, मतलब सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग खुद से चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक कि आपको करना भी चाहिए, आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो आप चाहें तो आपको क्वेश्चन तो पूरा दिख रहा है, आप वीडियो को पॉज कर देंगे, पहले बनाएंगे, जब आंसर मिलाएंगे मैच कर जाएगा तो बना दो 10-10 सेकंड करके पूरा। अगर ऐसा नहीं होता है, आपसे नहीं बनता है, तो आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखेंगे और समझेंगे तब सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात पढ़ते हैं। कौन सा? 44। An electric dipole is placed at an angle 30 degree with electric field intensity। ओके, कह रहा है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको बोर्ड पे ले चले क्या? आपका क्या सलाह है? सर थोड़ा ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन हो जाता है बोर्ड पे, जगह पर्याप्त मिलता है, तो इसको ले चलिए बोर्ड पे सर। आ गया। हाँ जी, कह रहा है कि सर देखिए, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव जैसा बना रहे हैं। हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, डाइपोल जो है इसमें रखा हुआ है, दूसरे कलर्स का यूज़ कर लिया जाए, डाइपोल, और ये कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क टाउ इक्वल्स टू 4 न्यूटन मीटर। टॉर्क दिया हुआ है, तो इसमें क्या क्या दे दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, कितना? 2 × 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम, SI यूनिट में है, ओके। टॉर्क दे दिया, टाउ इज इक्वल्स टू कितना? 4 न्यूटन मीटर, ये भी SI यूनिट में है। द चार्ज ऑन डाइपोल इफ लेंथ, दोनों के बीच का डिस्टेंस L दे दिया है कितना? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मतलब 0.02 मीटर। आ गया क्या? चलिए, तो हम जानते हैं हमको क्या निकालना है? P चार्ज, ठीक है।
एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टॉर्क दिया हुआ है, तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, पी क्रॉस ई। चलिए तो क्वेश्चन इस कैसे बनेगा, टॉर्क इक्वल्स टू होता है पी क्रॉस ई, ठीक है। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होगा, पी ई साइन थीटा, या टॉर्क दिया है कितना 4, पी कितना होता है, तो क्यू इंटू सेपरेशन बिटवीन देम कितना दिया हुआ है, इफ द डाइपोल लेंथ 2 दिया है, क्यू इंटू एल हो जाएगा, और ई कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 2 इंटू 10 के पावर 5, साइन एंगल कितना दिया हुआ है दोनों के बीच का 30, ओके। क्यू निकालना है, सिंपल, क्या होगा, ये कट जाएगा 2 बार में, तो 2 और इजिकल्स टू क्यू कितना निकालना है, एल दिया है 0.02 इंटू 10 के पावर 5, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। अरे क्या फ़ायदा हुआ काटने का। चलिए अब क्या होगा, तो क्यू निकल जाएगा कितना 2, ये 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में बाई, क्या होगा जी, इधर 0.02 इंटू 10 के पावर 5, अगर ध्यान दें तो 2 इंटू 2, 2 को 0 ला के इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 हो जाएगा, और 2 को 0 ला दिए हैं तो 10 के 5 से पावर से कितना हो जाएगा, 10 के पावर 3 हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 2 इंटू बाबू ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -3, तो 2 10 के पावर -3 मतलब मिली होता है, और मिली और क्या होगा चार्ज का यूनिट कूलम, तो 2 मिली कूलम, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको कैलकुलेशन आता होगा। हमारा काम क्या था, सिर्फ फार्मूला बताना, ये अपने से आप कैलकुलेट कर लेंगे कहाँ कैंसिल हुआ कैसे हुआ। तो आंसर क्या आ गया 2 मिली कूलम, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद सेकेंड लेक्चर जो होगा इसका डीबीपी का, लेकिन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, और हमें ज़्यादा क्वेश्चन करना भी चाहिए। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कह रहा है फ्लक्स का यूनिट एसआई यूनिट क्या होगा, सिंपल, फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, ओके। ई का क्या होगा न्यूटन पर कूलम, ए का क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, कहीं ऑप्शन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऑप्शन ए। फार्मूला याद है तो निकल जाएगा इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, हो गया। अगले क्लास में हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 46 से आगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे बाकी सब लोग कहते हैं, हम भी आपको कह देते हैं ना कि ये मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो हम यही चाहेंगे कि इसका फ़ायदा आप लोग उठाएं और कुछ लाभान्वित हम ही भी करें, हमें थोड़ा सा आनंददायक महसूस करेंगे हम अगर आप इसको शेयर करते हैं अपने दोस्तों से। इसका अच्छा व्यूज़ आता है, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स कुछ अच्छे आते हैं जो हमें मोटिवेट करेंगे। और पूरे फिजिक्स इंग्लिश मीडियम में हम आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, हम आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, हम इस चैनल पे आपको बायोलॉजी पढ़वाने वाले हैं, हम हिंदी और इंग्लिश का भी व्यवस्था करेंगे। लेकिन अगर आपकी मदद रहेगी तो ये ज़रूर होगा, गारंटी के साथ होगा। हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा प्रयास ये भी है कि हम ऐप लॉन्च कर दें अपना। अगर प्रभु का दया हुआ तो इस मंथ से अगले मंथ तक कर देंगे, तो आपकी सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।